हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। दोस्तों कैसे हैं? आस्था करते हैं ठीक ही होंगे। जहां होंगे वहां स्वस्थ होंगे, अपने अपने कार्यों में व्यस्त होंगे। दोस्तों आज हम एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो आपके दिल को झकझोर दोगी। दोस्तों एक लड़के की शादी एक ऐसी लड़की के साथ हो जाती है जो उसकी जिंदगी को जीते जी नर्क बना देती है। दोस्तों एक लड़के की शादी एक ऐसी लड़की के साथ हो जाती है जो उसकी जिंदगी को जीते जी नर्क बना देती है। शादी के सिर्फ 2 ही सालों के भीतर उसने अपने पति के गुंडों से पिटवाया, सास ससुर के साथ बदतमीजी की और ससुराल वालों पर दहेज उत्पीड़न का केस लगाकर अपने मायके चली जाती है। वहां अपने प्रेमी के साथ घूमती फिरती है, मजे करती है। महिला सुरक्षा के अंतर्गत जितने भी कानून बनाए गए हैं उन सभी का वो दुरुपयोग कर अपने ससुराल वालों का जीना हराम कर देती है। फिलहाल केस की सुनवाई चल रही थी। पूरे 5 साल बाद आज केस का अंतिम फैसला आना था, जो कि एक महिला जज को सुनाना था। जो महिला मजिस्ट्रेट होती है वो 30-32 साल की एक ईमानदार और न्याय पसंद महिला होती है, जो कड़े से कड़े फैसलों को भी तुरंत सुनाने के लिए जानी जाती थी। जब उनके सामने ये केस आता है तो वो केस को सुनने के बाद उस महिला के पति की तरफ धीरे धीरे अपनी हमदर्दी जताने लगती हैं और ऐसे ही महिला जज कुछ ज़्यादा ही आगे बढ़ जाती है। दोस्तों बहुत ही खूबसूरत और इंटरेस्टिंग कहानी है। आइए जानते हैं इस पूरी कहानी की सारी सच्चाई। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से मेरा एक ही निवेदन है कि आप लोग अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों चलिए अच्छा देर न करते हुए कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों ये कहानी है उत्तर प्रदेश के मेरठ की। एक कोर्ट में 2 लोग अपने अपने वकीलों के साथ खड़े होते हैं। पत्नी का नाम प्रियंका होता है और पति का नाम सौरभ होता है। अब दोस्तों जो कोर्ट में उनका फैसला सुनाने के लिए जज थी वो एक महिला जज होती है। दोनों पति पत्नियों की फाइल को पढ़ती है और थोड़ा सा मुस्कुराती है। फिर उसके बाद लड़के से पूछती है जिसका नाम सौरभ होता है, जो कि एक इंटर कॉलेज में टीचर था। तो मैडम उनसे पूछती हैं कि हाँ जी मास्टर साहब, अब आप बताइए आप इंसान हो या हैवान? तो सौरभ कहता है मैडम मैं तो एक साधारण सा इंसान ही हूँ। तो मैडम कहती हैं कि आपकी पत्नी ने जो एप्लीकेशन में लिखवाया है उसके मुताबिक तो आप इन्हें मारते पीटते हैं, दहेज मिलने के बावजूद भी आप इनसे और दहेज लेने का दबाव जमाते हैं। ये तो इतनी सुंदर है फिर भी आप गैर लड़कियों के साथ नाजायज संबंध क्यों रखते हैं? और इसके अलावा जब इनके रिश्तेदार आपके घर आते हैं तो आप उनकी इज्जत क्यों नहीं करते हैं? इन पर आप तरह तरह से अत्याचार क्यों करते हैं? ये इंसानियत है या हैवानियत? अब इन सब बातों को सुनने के बाद सौरभ कहता है कि मैडम ये सब इल्ज़ाम बेबुनियाद है। मैं एकदम सही आदमी हूँ। ये सारा इल्ज़ाम मेरे ऊपर झूठा लगा रही हैं। मैं ऐसा कुछ भी नहीं किया। फिर भी मैडम प्रियंका से पूछती हैं कि प्रियंका आप बताइए आपने जो कुछ भी इनके बारे में लिखवाया है वो सब सही है या गलत है? प्रियंका कुछ बोल पाती उससे पहले ही उनका वकील बोल पड़ता है कि मैडम ये जो शख्स है एक नंबर का झूठा और मक्कार आदमी है। इसने शादी के पहले दिन से ही मेरी मुवक्किल के ऊपर अत्याचार करना शुरू कर दिया, इन्हें हर तरह से परेशान रखा है। मैडम वकील को बीच में ही रोक देती हैं और कहती हैं कि वकील साहब आप बैठ जाइए, जिनके साथ ये सब हो रहा है जरा उनको भी तो कुछ बोलने दीजिए। मैडम प्रियंका से पूछती हैं जो तुमने तहरीर में लिखवाया है क्या वो सब सच है? प्रियंका कहती हैं हाँ मैडम ये बिल्कुल सच है। मैडम ने कहा अच्छा ठीक है, ये बताइए एक बार इन्होंने आपके साथ मारपीट की और मारपीट में आपका एक हाथ भी टूट गया, जरा आप मुझसे ये बताइए आपका कौन सा हाथ टूटा था? तो उसने बताया कि
मैडम मेरा दाहिना हाथ टूट गया था। तो फिर मैडम ने कहा आपका दाहिना हाथ कौन सा है? तो वो एक हाथ को पकड़ते हुए बताती हैं कि ये दाहिना हाथ है। तो मैडम कहती हैं कि आपने जिस हाथ को पकड़ रखा है ये तो आपका बाहिना हाथ है। तो वो तुरंत दूसरा हाथ पकड़ती हैं और कहती हाँ हाँ ये वाला। तो मैडम कहती हैं अच्छा, जिस इंसान का कोई हाथ टूट जाए तो उसे ये बात जिंदगी भर याद रहती है, एक सेकंड नहीं लगती ये बताने में कि कौन सा हाथ आपका टूटा है, और आप इतना घुमा फिरा कर बता रही हैं। खैर छोड़ो, आपको शायद याद ही नहीं, लेकिन जब आपका हाथ टूट चुका था आप फिर कहाँ गई? तो प्रियंका बोलती हैं कि मैं वहीं बैठ गई। मैडम ने कहा मेरा मतलब कहीं इलाज के लिए तो कहीं गई होंगी? तो उसने कहा हाँ मैं गई थी, लेकिन मुझे हॉस्पिटल का नाम याद नहीं आ रहा है। तो मैडम ने कहा अरे तुम पढ़ी लिखी हो, तुम ग्रेजुएशन की हो, और तुम्हें इलाज के सिलसिले में कोई बात पता ही नहीं है? आपको तो कुछ तो याद होगा कि आपने कौन से हॉस्पिटल से अपना इलाज कराया था। चलो छोड़ो, कोई बात नहीं, ये बताओ किसके साथ जाती थी और किस साधन से आती जाती थी, ये तो बताओ। प्रियंका ने दिमाग पर जोर डाला, फिर बोली कि बहुत समय हो गया है, मुझे अब कुछ याद नहीं आ रहा है। तो फिर मैडम ने सौरभ से पूछा अच्छा सौरभ जी, अब आप बताइए, आपने भी लिखवा रखा है कि इनके घर वालों ने आपके साथ मारपीट की और इसमें आपका एक पैर टूट गया था। आपको इस बारे में कुछ याद है या आप भी सब कुछ भूल चुके हैं? तो सौरभ कहता है कि मुझे सब कुछ बहुत अच्छे से याद है। सुबह के 9 बज रहे थे, मैं अपनी बाइक से कॉलेज के लिए जा रहा था। रास्ते में ही इनके भाई और पिताजी ने 3-4 लोगों के साथ मुझे घेर लिया और बातचीत करते हुए मुझे गाड़ी से नीचे खींचा और खूब मारपीट की। 2-3 लोग मेरे पैरों पर चढ़ गए, जिससे मेरा दाहिना पैर टूट गया। मेरे सिर में चोट आई, हाथ पैर में पूरे शरीर में जगह जगह चोट थी। जब मैं पास पड़ोस के लोगों को मुझे छुड़ाने के लिए आगे आए तो वो लोग वहां से भाग गए। उसके आधा घंटा बाद मेरी बहन और उनके पति मुझे तुरंत डॉक्टर रजा के यहाँ लेकर गए। वहां मेरा इलाज हुआ और मैं 15 दिनों तक सिर्फ बेड पर ही लेटा रहा। मेरी माँ ने एक छोटे बच्चे की तरह मेरी देखभाल की, तब जाकर मैं थोड़ा चलना शुरू किया। मुझे एक बात बहुत अच्छे से याद है। इतना कहते हुए उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। फिर प्रियंका कहती है कि तुम जैसा करोगे वैसा भरोगे, और शुक्र करो कि तुम उस दिन बच गए, नहीं तो इससे भी बुरा हाल तुम्हारा हो जाता। अब उसे ये बातें बोलता देख उसके वकील बोलते हैं कि चुप हो जाओ, ये सब क्या बोलती जा रही हो। महिला जज वकील साहब को चुप कराते हुए कहती हैं कि वकील साहब आप इन्हें बोलने दीजिए। अगर आप लोग बीच में ना आए तो किसी भी केस को बड़ी आसानी से निपटाया जा सकता है। हमें इतना भी समय झूठ नहीं लगता कि सच और झूठ की पहचान करने में। फिलहाल प्रियंका अब चुप हो जाती है। फिर वो प्रियंका से पूछती है कि ये बताइए आप दोनों के बीच लड़ाई झगड़े की असली वजह क्या थी। तो प्रियंका कहती हैं कि जैसा कि आपको मालूम है कि एक टीचर हैं, इनकी अच्छी खासी तनख्वाह है, इसलिए ये मुझसे ज़्यादा एलर्जी करते हैं, हमको कुछ देखते नहीं, सारा पैसा अपने माता पिता को दे देते हैं। और मैं इनसे कहती हूँ कि मुझे भी थोड़ा बहुत दे दो, तो ये मुझे मारने पीटने लगते थे। और इससे अलग मेरा कोई रिश्तेदार अगर घर पर आ जाए तो उस पर शक करते हैं और अपने रिश्तेदारों पर दिल खोल कर खर्चा करते हैं। ये मेरे साथ मारपीट करते हैं। मैंने इनसे शादी कर ली है तो ये सोचते हैं कि मैं ज़िंदगी भर इनकी गुलामी ही करती रहूँगी, लेकिन मेरी भी एक ज़िंदगी है। मेरा भी मन करता है कि मैं 1-2 महीना अपने मायके में रहूं, कहीं घूमने जाऊं और अपने शौक पूरे करूं, ये सब मेरी मर्जी है। इसके बाद वो सौरभ से पूछती हैं कि अब आप बताएं कि असली वजह क्या थी झगड़े की। क्या तुम वाकई में इनके रिश्तेदारों की इज्जत और भगत नहीं करते हो? तो सौरभ बोलता है कि अरे कौन से रिश्तेदार मैडम,
इसके आज तक जितने भी रिश्तेदार आए हैं सब के सब नौजवान लड़के ही होते हैं। किसी को बताती है कि मेरे बुआ का लड़का है, किसी को कहती है कि मेरे मामा का लड़का है, कोई इनकी मौसी का लड़का होता है, किसी को कहती हैं कि बगल वाले भैया हैं, और कोई इनका मोबाइल का काम करने वाला होता है। इस तरह से इनके रिश्तेदार होते हैं। इसके बावजूद भी उनके साथ अकेली जाती है घूमने के लिए और देर रात को घर लौटती है और उन्हीं लोगों से मोबाइल में रातों को लगी रहती है। अब क्या मैं इतना ही नहीं समझ सकता? मैं क्या पागल हूँ? इसके क्या लगते हैं? अब अगर इन्हें इस बारे में कुछ कहता हूँ तो मुझसे झगड़ा करती है, उन्हीं लोगों से धमकियाँ दिलवाती है, कहती है कि तुम्हें और तुम्हारे परिवार को गायब करा दूंगी, किसी को पता भी नहीं चलेगा। आखिर गए तो गए कहाँ मैडम? मैं बहुत ज़्यादा सताया गया हूँ, बहुत पीड़ित व्यक्ति हूँ। जब से इन्होंने मेरे साथ मारपीट की है, पिछले 5 सालों से कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने में हूँ। चक्कर काटते काटते मैं थक चुका हूँ। अपने माता पिता को देखूं, अपनी नौकरी को देखूं या इस तरह दर दर धक्के खाता रहूं। मेरी सैलरी से 25,000 रुपये गुजारा भत्ता के रूप में ले ही लेती है और उनसे अपना घूमती फिरती है, ऐश करती है, मज़े करती है। इसको तो कोई रोक टोक करने वाला है ही नहीं, टेंशन फ्री रहती है। मुझे आप इससे न्याय दिलाते हुए छुटकारा दिला दीजिए। ये मेरी सैलरी का आधा पैसा मांगती है। तो तभी प्रियंका कहती है कि आधा नहीं, तुम्हें पूरे ही देने होंगे, और अगर नहीं दोगे तो फिर देखना मैं तुम्हारा क्या हाल करवाती हूँ। देखिए मैडम, सरेआम मुझे कैसी धमकियाँ दे रही है। मैं इससे बहुत तंग आ गया हूँ। अगर मेरे माँ बाप ने मुझे न संभाला होता ना, तो जाने कब का मैं अपनी ज़िंदगी को खराब कर चुका होता। अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरे बाद उनकी देख रेख कौन करेगा? तो प्रियंका कहती है, अरे अपने माँ बाप को भी ले जाना अपने साथ ही। दोस्तों, तभी प्रियंका का वकील बोलता है, अरे बस चुप हो जाइए। तो फिर महिला जज बोलती है, वकील साहब, आप तो कह रहे थे कि आपकी मुवक्किल बहुत मासूम है, नासमझ है, और यहाँ तो सरेआम खुली धमकियाँ दिए जा रही है। इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? अब वकील भी शांत रह जाता है। तो फिर मैडम कहती हैं कि अच्छा ठीक है, ये बताओ तुम अपने पति सौरभ के साथ वापस जाओगी या नहीं? तो प्रियंका कहती है, नहीं, मुझे नहीं जाना है। मैं इस आदमी के साथ नहीं रह सकती हूँ और मुझे मेरे सारे पैसे चाहिए, जो कुछ भी मेरे माँ बाप ने शादी में खर्च किए थे। अब इस पर सौरभ बोलता है कि मैडम, ये सभी दहेज का सामान ले जा चुकी है, एक चादर तक नहीं छोड़ी है, इसने गहने वगैरह सब कुछ ले लिया है और उल्टा दहेज का मुकदमा मुझ पर लगाया हुआ है। अब बताओ मैं इसका क्या करूँ? मेरा पैर तोड़ा और मेरे ही ऊपर अपने हाथ तोड़ने का इल्ज़ाम लगा दिया। इस तरह से मुझे बहुत ज़्यादा परेशान रखा हुआ है, इसलिए आप मुझसे इससे न्याय दिलाकर निजात दिला दीजिए। तो मैडम दोनों पक्षों की बात सुनने के बाद कहती हैं, अच्छा ठीक है, अब आप ऐसा कीजिए, या तो इन्हें 10 लाख रुपए दे दीजिए, क्योंकि इनकी कोई नौकरी तो है नहीं, जिंदगी गुजारने के लिए पैसा तो चाहिए ही। ऐसा कीजिए, आप इनको अपने साथ ले जाइए, इज्जत के साथ रखिए। अब ये बात सुनते ही प्रियंका तो खुश हो जाती है, कहती है कि मुझे 10 नहीं, पूरे 20 लाख रुपए चाहिए। तो सौरभ कहता है, मैं कहाँ से इतना पैसा दे पाऊंगा? मैंने अभी अभी घर बनवाया है, अब मेरे पास पैसा भी नहीं है, मैं तो 4-6 लाख भी नहीं दे सकता, तो 10 लाख कहाँ से दूंगा? तो उन्होंने कहा कि आप चिंता मत कीजिए, आप दूसरा विकल्प चुन लीजिए, इन्हें इज्जत से अपने घर ले जाइए। तो सौरभ ने, अच्छा ठीक है मैडम, मुझे 15 दिनों का समय चाहिए। अब दोस्तों वो 15 दिन का समय मांग लेता है। तभी प्रियंका कहती है कि अगर मुझे अभी 10 लाख रुपए देता है तो ठीक है, नहीं तो मैं 15 दिन बाद पूरे 20 लाख रुपए लूँगी। तभी प्रियंका के वकील ने कहा कि मैडम 10-20 लाख रुपए से क्या ही होगा, इन्हें कम से कम 50 लाख रुपए चाहिए होंगे मुआवजे के तौर पर। तो दोस्तों मैडम कहती हैं कि आपके मुवक्किल ने सरेआम धमकियां दी तो आप उस पर कुछ नहीं बोले, और जब ये 20 लाख रुपए मांग रही हैं तो आप इन्हें बढ़ा चढ़ाकर 50 लाख रुपए कह रहे हैं। इसी बीच सौरभ के वकील भी बोलते हैं कि मैडम, कायदे के हिसाब से तो इस रिश्तों को बिना किए लेन देन के ही समाप्त कर दिया जाए, और मेरे मुवक्किल को इस औरत से छुटकारा दिलाकर न्याय दिलाना चाहिए। लेकिन आपने जो इतना मुआवजा रखा है वो सोच समझ कर ही रखा होगा। मैं आपके फैसले पर
कोई टिप्पणी नहीं देना चाहता, लेकिन आप हमें 15 दिन का समय दीजिए, इसके बाद हम सोच कर बता देंगे कि हमें क्या करना है। तो मैडम कहती है ठीक है, आप लोग 15 दिनों बाद आइएगा। अब दोस्तों इसके बाद कोर्ट बंद कर दिया जाता है और सभी अपने अपने घर जाने लगते हैं। जो मजिस्ट्रेट साहिबा होती हैं वो भी गाड़ी में बैठकर अपने घर को जा रही थी, तभी वो देखती हैं कि रास्ते में सौरभ को 6-7 लोगों ने घेर रखा है और प्रियंका उसे धमकाते हुए कह रही है कि 50 लाख लेने के बाद भी तेरा पीछा नहीं छोड़ूंगी, तुझे बर्बाद कर दूंगी, ये कर दूंगी, वो कर दूंगी, तरह तरह की बातें उसे सुना रही थी। तभी वो अपने ड्राइवर से गाड़ी रोकने को कहती हैं और गाड़ी से उतरकर कहती हैं कि यहाँ ये सब क्या हो रहा है। सभी लोग देखते हैं कि अरे ये तो मजिस्ट्रेट मैडम है, तो सभी वहाँ से भाग जाते हैं। अब दोस्तों 15 दिन बाद उन्हें फिर से कोर्ट में पेश होना था, लेकिन अगले ही संडे सौरभ अपनी मां का इलाज कराने के लिए हॉस्पिटल जाता है और वहीं मजिस्ट्रेट मैडम भी अपना इलाज कराने के लिए आई हुई थी। मैडम जब उसे वहां देखती हैं तो उसे पहचान जानती है, अपने गार्ड से उसे बुलवाती हैं। मैडम प्राइवेट वार्ड में भी सौरभ उनके पास आता है और पूछता है मैडम आपको क्या हो गया। तो मैडम कहती है कुछ नहीं, पेट में दर्द हो रहा था, जब बर्दाश्त से ज़्यादा होने लगा तो हॉस्पिटल आ गई, यहाँ इंजेक्शन ग्लूकोज वगैरह लगवाया है, अब आराम है। तो मैडम ने पूछा कि आपकी माँ की तबीयत कैसी है। सौरभ ने बताया कि अब ठीक है, उनकी दवा यहीं से जाती है, बाहर पापा के साथ बैठी हुई हैं। फिर सौरभ सोचता है कि मैडम से अकेले बातचीत करने का मौका है, क्यों ना उनसे केस के सिलसिले में बातचीत की जाए। वो कहता है कि मैडम प्रियंका की वजह से मेरा सामाजिक स्तर बहुत गिर चुका है, मैं किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं बचा हूँ, उसने मेरा जीना दुश्वार कर दिया है, मैंने जो कुछ भी उसके बारे में बोला है वो सब बातें सच हैं। तो मैडम ने कहा कि देखो मैं यहाँ आपके केस के सिलसिले में कोई बातचीत नहीं कर सकती हूँ। हाँ, जिंदगी में कभी कभी कुछ रिश्ते ऐसे जुड़ जाते हैं कि मैं अच्छे से वाकिफ हूँ। मैंने कई साल वकालत की, उसके बाद 3-4 सालों में मुकदमे के फैसले सुना रही हूँ। मैंने कई केस देखा है कि कहीं पत्नी को पति द्वारा सताया जाता है तो कहीं पति को पत्नी द्वारा सताया जाता है और परेशान किया जाता है। इस तरह की घटनाएं चलती रहती है। मैंने तो अपना फैसला सुना ही दिया है, या तो आप उन्हें पैसा दे दें या उन्हें अपने घर ले जाएं, और बेहतर होगा कि आप उन्हें अपने साथ ही ले जाइए। आप तो एक मास्टर हैं, थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा, रिश्तों को बनाने की कोशिश कीजिए। तो फिर सौरभ कहता है कि मैडम ये 2 साल मेरे साथ रही तो इन 2 सालों में मैं उनके सामने 10 बार झुका हूँ, लेकिन वो मेरी कोई बात नहीं मानती है। अब आपसे क्या छुपाना, सबके सामने मैं कुछ कह नहीं पाया हूँ। मेरे माँ बाप टेंशन में रहते हैं, कोई दूसरी संतान नहीं है, हमारा परिवार आगे कैसे बढ़ेगा। मेरी उम्र भी 35-36 साल हो चुकी है, कब मेरी खुद की औलाद होगी, इसी आशा में जिंदगी गुजर गई। लेकिन उस औरत का कोई परवाह नहीं, बस मैं पैसों का इंतजाम कर रहा हूँ, देखता हूँ कहीं हो जाए तो मैं अपना पीछा छुड़ा लूँगा, क्योंकि अगर ले भी गया तो फिर से यही सब नाटक मेरे साथ लगा कर रखेगी। अब आप ही बताइए मैं क्या करूँ। तो मैडम कहती है देखिए इस बारे में मैं आपको कोई एडवाइस नहीं दे सकती हूँ, आपको दोनों विकल्पों में से किसी एक को खुद ही चुनना होगा। सौरभ की आंखों में आंसू आ जाते हैं, वो कहता है कि मैडम बस मैं उसको पैसा ही दे दूंगा। तो मैडम कहती है हाँ ठीक है, उससे भी अच्छी लड़की तुम्हें मिल जाएगी। वो कहता है कि अभी भी मुझे धमकियां दिलवाती है कि ऐसा करा दूंगी वैसा करा दूंगी। मैडम कहती है अच्छा आप ऐसा करिए, मेरा नंबर ले लीजिए, अगर उन्होंने कुछ भी हरकत या तुम्हें परेशान करने की कोशिश की तो आप मुझे बता देना। दोनों एक दूसरे का नंबर ले लेते हैं। अब 15 दिन बाद दोनों कोर्ट में जाते हैं। जाने के बाद वहां पर 10 लाख रुपए का चेक प्रियंका को देता है सौरभ, और उन्हीं मजिस्ट्रेट के सामने उन दोनों का रिश्ता हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। दोस्तों करीब 20 दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन मजिस्ट्रेट मैडम सौरभ को कॉल लगाती है और पूछती है कि क्या हालचाल है मास्टर साहब,
अब तो आपको कोई धमकियां वगैरह नहीं मिल रही है ना। अब वो जैसे ही देखता है कि मैडम जी का फ़ोन आया है वह हैरान रह जाता है। सौरभ कहता है कि मैडम मेरे दिए हुए पैसे उसने अपनी दूसरी शादी कर ली है, अब कोई धमकी नहीं देती है। तो मैडम ने कहा अच्छा ठीक है, अब तुम भी अपनी दूसरी शादी कर लेना, क्या कर सकते हो, रिश्ते नातों में तो सब चलता रहता है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई इस सब में उलझता ही है, कोई नहीं बचा हुआ है इस सब को। फिर सौरभ कहता है कि हाँ मैडम, लेकिन आप लोग तो बचे हुए होंगे इस सब से। तो मैडम कहती है अरे कहाँ, मैं भी नहीं बची हूँ, इससे भी मैं अपनी कहानी बताती हूँ। जब मैं कॉलेज में पढ़ रही थी तो एक लड़का डॉक्टर बनकर मुझसे मिला, हम दोनों दोस्त बने, एक दूसरे के साथ घूमने लगे। फिर वो लड़का मेरे साथ रिलेशन बनाने का दबाव बनाने लगा। मुझे उसके कैरेक्टर पर बहुत शक हुआ। मैंने उसके बारे में अधिक जानकारी निकाली तो पता चला कि वो लड़का एक नंबर का ठगी है, डॉक्टर भी नहीं था। मैंने उससे अपना पीछा छुड़ाया तो मेरी कॉल रिकॉर्डिंग निकाल कर वायरल करने की धमकियां देने लगा और मैंने कानून का सहारा लिया और बड़ी ही मुश्किल से मैंने उससे अपना पीछा छुड़ाया। तो ये समझो कि इस सब से कोई नहीं बचा है। बहरहाल अब आप दूसरी शादी कर लीजिए, आप इतने अच्छे हो, आपको बहुत अच्छी लड़की मिल जाएगी। तो वो कहता है कि अच्छा ठीक है मैडम, कर लूँगा, लेकिन किससे करूँ, मैंने तो इस बारे में कभी सोचा ही नहीं है, ऐसी कोई लड़की मुझे कहीं दिखाई नहीं दी। तो मैडम कहती है ठीक है, आज आपके पास किसी लड़की का फ़ोन आएगा तो आप उससे बताकर बात कर लेना। दोस्तों वो चौंक जाता है, पूछता है कौन सी लड़की मैडम। वो कहती है बस आपके पास फ़ोन आएगा, आप खुद बात कर लेना। अब मैडम इतना कहकर फ़ोन काट देती हैं। मास्टर साहब इंतज़ार करने लगते हैं कि किसी लड़की का फ़ोन आएगा। रात के 11 बज जाते हैं, लड़की किसी का फ़ोन नहीं आता है और एक दो फ़ोन आए तो मास्टर जी का दिल जोर से धड़कने लगता है, लेकिन वो उन्हीं के परिचित के लोग थे। फ़ोन थे, रात के 11 बज रहे थे, फिर भी मैडम ही कॉल करती हैं और पूछती हैं कि मास्टर साहब क्या हाल है, आपके पास किसी लड़की का फ़ोन आया। तो सौरभ कहता है अरे नहीं मैडम, अभी तो नहीं आया, हाँ मैं तो इंतज़ार में हूँ। तो वो कहती है कोई बात नहीं, आप इंतज़ार करिए। दोस्तों फिर अगला दिन भी गुजर जाता है तो मैडम रात में फिर कॉल करती हैं और पूछती है मास्टर साहब कोई फ़ोन आया। तो कहते हैं कि नहीं, किसी का फ़ोन नहीं आया। तो मैडम ने कहा अरे ज़रा सही से याद कीजिए, आया होगा। तो मास्टर जी ने कहा नहीं मैडम, सिर्फ आपका ही तो 2 बार फ़ोन आया था कल। तो फिर मैडम ने कहा कि क्या मैं लड़की नहीं हूँ मास्टर साहब। अब दोस्तों इतना सुनते ही सौरभ की सांसें थम जाती है और रोने लगता है और कहता है कि मैडम आप अपने बारे में बात कर रही हैं। तो मैडम बोली हाँ, मैं अपने ही बारे में बात कर रही थी, क्या मैं अच्छी नहीं हूँ। मास्टर जी ने कहा मैडम आपके लिए तो मैं निशब्द हूँ, आपकी क्या कहना, आप तो मजिस्ट्रेट हैं और मैं एक मास्टर हूँ। तो उन्होंने कहा तो क्या हुआ, आप तो एक गुरु हैं और आपसे ही पढ़ लिख कर लोग ये मुकाम हासिल करते हैं। अब दोस्तों मास्टर जी के पास कोई शब्द नहीं रहते हैं। फिलहाल अगले दिन दोनों एक दूसरे से मिलते हैं और बातचीत शुरू हो जाती है, एक दूसरे से बेइंतहा प्यार करने लगते हैं और कुछ महीने बाद ही दोनों शादी भी कर लेते हैं। दोस्तों ये थी आज की कहानी, आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना और यह कहानी अगर आप लोगों को ज़रा भी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।